देखिए, ऐसा है कि पहली बार जो है कुंभ को सांस्कृतिक कुंभ का नाम दिया जा रहा है, तो उसको शेप भी वही दी जा रही है कि संस्कृति से जुड़े हुए जितने लोग हैं या मुंबई इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, इंडस्ट्री से, रंगमंच से, स्टेज से, यहाँ जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनको परफॉर्मेंसेज के तौर पे कुंभ में भी दिखाया जाए। एक अलग से अट्रैक्शन होगी और मुझे लगता है कि एक सफल प्रयास होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, दोनों मिल के आज क्या क्या प्लानिंग बताते हैं वो तो कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा, पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है ये। बहुत बड़ा सिंगर है ये। अजय जी, अजय जी, एक फाइट संस्कृति फाइट ये मुझे मालूम नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स सब्सिडी और वो सब देती है। मुझे लगता है ये भारत की धरोहर है। मुझे लगता है भारत सरकार ही इसके बारे में बहुत कुछ करती होगी, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, बट ये आई एम श्योर अबाउट इट के ये सब्सिडी एंड पैसा एंड इससे ऊपर की चीज़ है यार। ये उसमें बहुत गहराई है, तो उसको उन सब से ऊपर उस सब से परे होकर देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी जमे हुए हैं, जुड़े हुए हैं सब। तो शायद आप भी अंदर आएंगे तो आपका भी एनलाइटमेंट होगा कि क्यों हम वो सब करते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही चाहिए, और हालांकि हम सबको भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, फिर भी हमें कुंभ के बारे में आज जो जानकारी मिलेगी उससे हमें पता चलेगा कि अपनी क्या किसके बारे में? भाई संस्कृति कुंभ। कुंभ तो आपको पता ही है, कुंभ तो भारत का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। और हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला, देखा आप गए? नहीं, कभी हम लोग भी नहीं, मैं बता हाँ, कभी गए नहीं। पर इसके पीछे साइंटिफिक जो थ्योरी क्या है, क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके लिए जानकारी देने के लिए बुलाया है। कुछ चीज़ हम भी सीख के जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे कुंभ, और खासतौर पे उसका नाम है सांस्कृतिक, उसके क्या मायने और कितनी में देखिए, इतना बड़ा पर्व है, दुनिया का इतना बड़ा उत्सव है जिसे लोग भारत में मनाते हैं। हम खुद कभी गए नहीं है, पर इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है इस बारे में आप और जानकारी देने के लिए यहाँ पर लोग सब, हम खुद भी जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपको जैसे इसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, कला से जुड़े जो लोग हैं, वो इस सांस्कृतिक कुंभ का हिस्सा बन सकते हैं अपने अपनी दिशा के हिसाब से। आपको भी रहेगा कि आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, मतलब अभी इसलिए तो आए हैं, हिस्सा है तभी आए हैं। सुभाष भाई जी ने खासतौर से मुझे बताया, वो तो मैं इसलिए इंडिया में लीगल करवाना चाहते हैं, कर रहे हैं। मतलब मैं भी उनकी सपोर्ट में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर कि कुंभ का बड़ा नाम है। मतलब जैसे हम फिल्मों में ही हमेशा नाम सुनते हैं कुंभ कुंभ, मतलब यानी कि इंडिया में लीगल जो करवा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उनके साथ हूँ, और मैं इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ में मैं जाना तो चाहता था, मुझे डर लग रहा है बिछड़ ना जाऊँ लेकिन कुंभ का जो नाम है, कुंभ का मेला बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, सबको पता है, लेकिन मैं वहाँ पे कभी गया नहीं। लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। भारतीय समाज को जोड़ने में किस तरीके का हिस्सा हो सकता है, किस तरीके से तुम सबको एक साथ लाया?
कुंभ जो है वहाँ पर साधु संत जो हैं वहाँ पे आते हैं हमेशा, और वहाँ पे जैसे उनके शिविर लगते हैं, बहुत सारे साधु संत आते हैं जो अपना प्रचार करते हैं अपने अपने मतलब जो हमारे ग्रंथों का, तो उसमें बड़ा सीखने को मिलता है। लेकिन जो सबको नहीं मिलता वहीं रह जाता है, जो वहाँ पे जाते हैं वही कर पाते हैं। लेकिन जो सुभाष जी अभी कर रहे हैं कि इंडिया में लीगल होगा, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, ज़्यादा प्रमोट होगा, तो ये ज़्यादा हमारे जो लोग हैं उसको सुन पाएंगे, और हमारे देश में मतलब और अच्छी चीज़ होगी कि हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं वो सामने सुनने को समझने को मिलेगी। थैंक यू। ये कुंभ जो है उसके बारे में विश्व में बहुत लिखा गया है और हमारी संस्कृति का बहुत ही गौरवशाली हिस्सा है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई किसी को आमंत्रण नहीं भेजता, कोई किसी को सूचनाएं नहीं भेज रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इतने सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। तो कहीं बहुत बड़ी भावना है जो इन सबको एक साथ लाती है, और शायद विश्व के सामने एक मिसाल है कि इतने सारे लोग एक साथ। आप तो बहुत मैंने सुना है कि बहुत प्रबंध किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर कुंभ तो पता नहीं कब से चला आ रहा है, और लोग वहाँ रहते और पहुँचते हैं, और कैसे वो एक दूसरे से तारतम्य एक रिदम बन जाता है जिसके साथ वो इतना बड़ा आयोजन संभव होता है। ये आयोजन ऐसे आयोजन सिर्फ आयोजकों से के होने से संभव नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मिलकर लोग उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्कृति का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। देखिए, फिल्मों में तो आपने देखा ही है चित्रण कुंभ मेले का, अलग अलग तरह से उसका चित्रण हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ वो कुंभ के बारे में न जानता हो, और फिल्मों ने भी अपनी भूमिका अदा की है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुंदरता को पहले तो लगता है बहुत से लोगों ने सिर्फ सुना है कुंभ के बारे में, जाकर उसे देखा नहीं है। तो जाकर उसे देखें और समझें कि है क्या कुंभ की आत्मा, क्या है, लोगों को क्या चीज़ है जो जोड़ती है। तो जब संस्कृति में आप डुबकी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो छींटे हैं वो सबके ऊपर पड़ते हैं। सर, आप कितनी बार इसका हिस्सा रह चुके हैं? आने वाले साल का जो कुंभ है वो काफ़ी खास है, तो क्या आप हिस्सा लेकर? मैं आज तक कुंभ में नहीं जा पाया, मुझे लगता है, और मेरी इच्छा भी है जाने की। हर तरह से इच्छा करती है, भारतीय होने के नाते तो करती है इच्छा, और साथ साथ एक लेखक होने के नाते बहुत इच्छा करती है कि वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत की जाए और वहाँ का जो माहौल है उसमें इमर्स करें, डुबकी लगाएं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोशिश रहेगी जाने की, और लोगों से यही कहूँगा कि इसका अनुभव लें, क्योंकि हमारे देश में ऐसा एक आयोजन जो विश्व जिसकी तरफ देखता है और आश्चर्य करता है कैसे ऐसे आयोजन होते हैं, एक मिसाल है। तो ज़रूरी है कि इसको एक बार देखा जाए। थैंक यू। वो वृत्ताकार आकार में टिका हुआ है, और कुंभ का मतलब ही ये होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो कुंभ है। और कुंभ जो है हमारे सनातन और पुरातन संस्कृति का प्रतीक है, और आज मैं हैरान हूँ कि भारत बदल रहा है और हम स्पिरिचुअल अध्यात्म पर भी युवाओं को थोड़ा अग्रसर कर रहे हैं और मोड़ रहे हैं, और उस क्रांति को जिससे सबसे ज़्यादा सर्जना बहती है, जिसका नाम है युवा, उसको हम बता रहे हैं कि किस पद्धति से हम जीते हैं, किस पद्धति से हम खाते हैं, किस पद्धति से हम सोते हैं। हमारे यहाँ मौसमों के साथ खाने का तरीका है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्वयं ही हिस्सा है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म संस्कार इनबिल्ट हैं, उसके लिए हमें ख़ास अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, और आज कह रहे हैं हम डू यू मेडिटेट, तो मैं बताता हूँ मेडिटेट किया नहीं जाता, मेडिटेशन तो होता ही है स्वयं। यू आर अ मेडिटेशन ऑलरेडी। तो वो वाली आज बहुत अच्छी वाली संगोष्ठी है यहाँ पर, और मुझे हर्ष है, खुशी है, प्रसन्नता है कि हम सब आए हैं कुंभ की चर्चा करने के। नहीं, देखिए, शायद काफ़ी प्रयोजन के जो एंथम होते हैं, जो गीत होते हैं,
जो मुख्य गाने होते हैं वो हम गाते हैं। स्वच्छ भारत का गाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गाया, और बहुत सारे मिशन जो होते हैं सरकारी, उनके लिए हम गाते हैं। फ्री में गाते हैं, मुफ्त में। और मुफ्त में गाना भी कभी कभी इसलिए कारगर होता है कि भारत की कंट्रीब्यूशन में हर भारतीय का जो जो एक सहयोग हो सके वो अच्छी बात है। तो मैं अहोभाग्य मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ यदि कुंभ का भी हम एंथम गाएंगे तो। नमस्कार जी, हरिओम। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। 219 ऊपर है, सब नीचे ही आ रहे हैं। भैया जी जोशी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और संत योगी आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्र के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, सुभाष जी घई, संस्कृति निमिषय के अध्यक्ष कामत जी, अमीर चंद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस्कॉन के इस छोटे सभागार में किया। उसके पीछे एक विचार था कि कुंभ के विषय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि अभी हमने मंत्रोच्चारण में सुना, कुंभ की भी एक विशेषता यही है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। वही जो आखिर में मंत्रोच्चारण में कहा गया, उसी विचार को लेकर ऋषि मुनियों ने देश में कुंभ के आयोजन का हजारों वर्षों पहले एक से आयोजन चलता आ रहा है। यूनेस्को ने भी कुंभ को इसको एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानकर मान्यता दी है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा सुनने में, खासकर सिविल सोसाइटी की तरफ से नजर आता है, लोग कहते हैं कि भी कुंभ में जो विदेशों में पिक्चर जाती हैं, तस्वीरें जाती हैं, वो शायद नागा साधुओं की या इस प्रकार की कुछ गरीब लोगों की वो गरीबी दिखाते हुए, दर्शाते हुए वही पिक्चर जाती है। आज आप यहाँ जो मुंबई के बड़े चुने हुए लोगों को हमने यहाँ बुलाया, नहीं तो योगी जी आ रहे हों, देवेंद्र जी आ रहे हों, भैया जी जोशी हों, तो कोई 10,000 लोगों का भी पंडाल भी हम भर सकते थे और लोग खुशी से आते भी।
लेकिन आप सबको यहाँ बुलाने का तात्पर्य हम लोगों का एक ही है कि आप जब यहाँ से जाएं, सबके सुनेंगे, जाएं तो एक विचार लेके जाएं या प्रण करके जाएं अगर हो सके। तो इस बार ये महाकुंभ में आप लोग भी कम से कम अपने परिवार के साथ और 5 और परिवारों को साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि कुंभ केवल साधु संतों का एक संगम नहीं है, हमारा भी उसके अंदर, हमें भी उसके अंदर सहयोग भी नहीं, बल्कि अगर हम भी वहां जाएंगे तो एक पुण्य तो प्राप्त होगा तो होगा ही। लेकिन वो किसी ने कहा कि भाई पुण्य पूजा करने में क्या प्राप्त होता है, पूजा अर्चना करने में क्या मिलता है? तो बोला नहीं, कुछ नहीं मिलता। जवाब सुन के तंग रह गए। पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं मिलता तो क्यों करते हैं पूजा? बोले पूजा करने से आपका क्रोध छूट जाता है, आपका अहंकार छूट जाता है, आप में वासना कम हो जाती है, छूटता है, मिलता कुछ नहीं है। ये एक बड़ी बात है। इस विचार को लेकर के आप लोग सोचेंगे और आप लोग सब आए यहाँ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और संस्कृति निमिषे के विषय में भी किसी वक्त बात करेंगे आगे आने वाले समयों में, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संस्कृति निमिषे का अगले कुछ वर्षों में वाराणसी में कार्यक्रम आयोजन होगा। वो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। और इस बार के कुंभ की विशेषता, क्योंकि संस्कार भारती ने एक जिम्मा लिया है और इसलिए आप में से बहुत से सांस्कृतिक जगत के लोग यहाँ विराजमान हैं, इसलिए किया है कि वहाँ पे भारत की संस्कृति के अलग अलग रूप के दर्शन, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ पूरे कुंभ के समय में हर जगह होते रहने चाहिए। क्योंकि इस बार हमको आशा है कि कुंभ में जिस प्रकार से योगी जी और उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से उसके पीछे इनके बढ़ावे में लगी है, मुझे लगता है कि देश से तो लोग बहुत आएंगे ही, विदेशों से भी बहुत लोग आएंगे। सब प्रकार का बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी किया गया है। आपको वहाँ 5 स्टार की फैसिलिटी जैसे टेंट मिलेंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आपसे वायदा है। और आप आए वहाँ, आपका वहाँ स्वागत रहेगा। आज एक बार फिर आपका सब यहाँ पधारने पर पुनः स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, और हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में से आए हुए हमारे प्रमुख मेहमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम अपनी इस माया नगरी मुंबई में आपका स्वागत करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे पूज्यनीय भैया जी, इस कार्यक्रम में के प्रमुख होस्ट, कर्ता धर्ता, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे हमनाम सुभाष चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं कहूँगा कि जब मैं सोचता हूँ कि नया भारत कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। इस कार्यक्रम के प्रस्ताव में ये माना गया है कि मुंबई जैसे शहर में कुंभ या कुंभ मेले की आस्था, शक्ति और परिभाषा की चर्चा की जाए। ये मुंबई शहर है जो एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है, लेकिन उसमें भारत का एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध उद्योग भी है जिसे हम फिल्म, टेलीविज़न एंड मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर फाइनेंस, कॉमर्स और आर्ट बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हम कुछ अपनी कथाएं सुनाते हैं और वो अपने कुछ पैसे कमाते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे मुंबई में योगी जी, ये स्थान
पूरे भारत के जितने सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के महान कलाकार हैं, यहाँ राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्टूडियो हैं, थिंकर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं। ये सब यहाँ, ये उनका ये निवास स्थान है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सब लोग, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, अपने पूरे भारत के बारे में सोचती है, अपने भारत की संस्कृति के बारे में सोचती है, अपने भारत के इतिहास के बारे में सोचती है। भले हम काल्पनिक कहानियाँ लिखते हों, लेकिन उनकी गाथा, उनकी कहानियाँ, उनका इतिहास, वो पौराणिक जो भी चीज़ें हैं, प्रसंग हैं, वही हमें प्रेरित करते हैं आज की भाषा की फिल्में बनाने के लिए या उस तरह का प्रसंग बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम उसी इतिहास को और उसी पौराणिक संस्कृति को एक नया पुनर्जन्म देते हैं। वो कैसे देते हैं वो थोड़ी अलग बात है, लेकिन देते हैं। ऐसे मुंबई में आपने हमें आके प्रोत्साहित किया है सर, और कि हम अपने भारत की सबसे बड़ी धरोहर हेरिटेज कुंभ की भी कुछ चर्चा करें, जिसे यूनेस्को ने 2017 में दुनिया की सबसे बड़ी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का करार दिया है। सबसे बड़ी कल्चरल हेरिटेज। सर, हमारे कला क्षेत्र में भारत की सभी शक्तियों का मान किया जाता है, उन्हें जाना जाता है, उनका अध्ययन भी किया जाता है। कलाकार बनने के लिए हमें सबसे पहले सृष्टि की शक्तियों को प्राप्त करना पड़ता है, हमें उस डिवाइनिटी में जाना पड़ता है, उस मेडिटेशन में पहुंचना पड़ता है, तब जाके हम गीत, संगीत और कहानी अपनी प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि कुंभ की भी क्या मानता है, उसे बहुत मान्यता मानते हैं और उसे जानते भी हैं और मानते भी हैं। और आज हम भाग्यशाली समझते हैं कि हम सब कलाकार यहाँ उपस्थित हैं इस सभा में भाग लेने के लिए। कुंभ केवल एक स्नान का फेस्टिवल नहीं है, ना था। ये 3000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आई थिंक उनके पास भी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर रहे होंगे, जिन्होंने सृष्टि से जुड़कर ये सब चीज़ें कैसे सोची कि इस तरह का एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक जुपिटर है, ये जब मिलते हैं इनकी एक दिशाएं बनती हैं, जब दिशाएं बनती हैं उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा भारत के, जब पृथ्वी से, भारत के ज़मीन से जुड़ती है, उनकी नदियों से जुड़ती है, तो क्यों ना इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को हम अपने भारतवासियों को कहें कि आप इसमें आके स्नान करें। उसका एक बहुत महत्व है उसके पीछे। ये खाली स्नान नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के जितने डिप्रेशंस हैं, जितने आपके दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, वो सब दूर करने के लिए एक पॉजिटिविटी जो है वो आप डुबकी लेकर बाहर निकलते हैं। जिसे हमारे सुभाष जी ने कहा कि भाई पूजा करने से हम कितनी चीज़ों से छूट जाते हैं, अहंकार से छूटते हैं, काम से छूटते हैं, क्रोध से छूटते हैं, मोह से छूटते हैं। इसी तरह से उसका अगर हम सही अर्थ समझें तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको आज तक हम बड़े एक अलग नज़रअंदाज से देख रहे थे, एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। अगर हम इसको सही दृष्टिकोण से देखें तो हम खुद ही जाएंगे, हर कुंभ के मेले में जाएंगे, हर कुल उस वक्त जाएंगे जहां हमें शक्ति मिलती है, वहां हम पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। हमें प्रसन्नता है कि आज मुंबई के सभी वरिष्ठ लोग, मित्र यहाँ जमा हुए हैं और मेरे कुछ मेहमान, मेरे दोस्त मेरे कहने पर यहाँ आए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत, पूरी टीम का, कुंभ की पूरी टीम का, आमिर चंद जी का, कामत जी का, भैया जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर कुंभ की चर्चा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ पर्व की जय हो। हमारी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कुंभ की चर्चा मुंबई में हो रही है। ये सब एक बड़े नहीं, हमारा आशा इससे है कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक छोटे कुंभ के समान है। सोनू निगम जी बैठे हैं, हिमेश रेशमिया जी बैठे हैं, सचिन जोशी जी बैठे हैं। यहाँ कितना नाम लूँ, हमारे मनोज जी,
एक जिधर मधुर भंडारकर जी, ये सब लोग जहाँ जहाँ नाम जाएगा, ये सब लोग अपने अपने गीतों से, अपने संगीत से एक न जाने कितने लोगों को कुंभ का दर्शन कराते रहे हैं। शेखर सेन जी ने 4 लाइनें बनाई हैं और मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित और स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी और भैया जी जोशी जी का सुर सम्राटों के सुर के बाद मुझ जैसे असुर को आपको सुनना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय भैया जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सुभाष चंद्रा जी, सुभाष घई जी, इस सभागार में उपस्थित भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र की सभी प्रतिभाएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, सांस्कृतिक कुंभ जो आज मुंबई में आयोजित हुआ है, उसमें आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से कुंभ के समय तो योगी जी हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन इस सांस्कृतिक कुंभ में मैं योगी जी का स्वागत महाराष्ट्र में करता हूं। कुंभ जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और एक ऐसा आयोजन है कि जो दुनिया में बिल्कुल ही अनूठा है। और जैसा सभी ने बताया, विश्व के अनेक संगठनों ने और यूनेस्को ने भी इसको एक विशिष्ट दर्जा अब दिया है। और हजारों सालों की ये परंपरा
फिर एक बार उत्तर प्रदेश में साकार होने वाली है। हमारी संस्कृति की मूलगामी आधारशिलाएं ये इतनी सुदृढ़ है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एक बात और सिखाई है। हमारी संस्कृति गंगा के बहते पानी समान है, जो पुण्य पुरातन भी है और नित्य नूतन भी है, और समय अनुकूल परिवर्तन ये हम सभी लोगों ने हमेशा स्वीकारे है। और इसीलिए दुनिया की कई संस्कृतियां लुप्त हो गई, किंतु हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। हम लोग कहते हैं कि ग्रीक हूण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। दुनिया की कई संस्कृतियां खत्म हो गई, हमारे यहाँ आकर हमारी संस्कृति में समाहित हो गई। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने हथियारों से कभी किसी को जीता नहीं। हमने अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से दुनिया को जीतने का प्रयास किया। और मैं ये मानता हूं कि इसीलिए कुंभ जैसा हमारा जो आयोजन है, आखिर व्यक्ति तो मूल रूप से हम ऐसा मानते हैं कि अपने लिए जीता है, लेकिन संस्कार और संस्कृति उसको दूसरों के लिए जीने की राह दिखाती है, दूसरे के लिए जीना सिखाती है। और इसीलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णुता अगर कहीं दिखाई देगी तो वो भारत में दिखाई देगी। हमारे रक्त में सहिष्णुता है। हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि सूरज ने प्रकाश देते समय कभी भेदभाव नहीं किया, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन से रंग का है। नदियों ने अपने पानी में कभी भेदभाव नहीं किया। हवाओं ने सांस लेते समय ये नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है। और हमारा कुंभ भी ऐसा ही है। ये कुंभ सारे समाज का एक ऐसा विराट रूप है जो मिलकर हमारा समाज बनता है। और सभी प्रकार के लोग इस कुंभ में सम्मिलित होते हैं और एक आस्था का ऐसा प्रतीक तैयार होता है, एक ऐसी सकारात्मकता तैयार होती है कि जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि सम्मिलित होने वाला हर आदमी अपने जीवन में और सकारात्मकता के साथ जीने का प्रयास करता है। और वैसे भी अगर हम आज की भाषा में कहें तो हमारा शरीर मोबाइल है और हमारी आत्मा सिम कार्ड है। सिम कार्ड निकाल दिया जाए तो मोबाइल तो मृत है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिम कार्ड डालने के बाद हम कौन सा नंबर डायल करते हैं, सकारात्मकता का मोबाइल नंबर डायल करते हैं या नकारात्मकता का करते हैं। और जब हम सकारात्मक ऊर्जा के बीच रहते हैं तो हमारे बीच भी सकारात्मकता ही तैयार होती है। जब इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतना बड़ा एक महाआविष्कार हम देखते हैं, निश्चित ही अलग अलग प्रकार के लोग, उनका त्याग, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी उपासना पद्धति, उनके विचार, ये सारी चीजें हमको एक सकारात्मकता की ओर ले जाती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस सांस्कृतिक कुंभ के माध्यम से आज यहाँ पर भारत के मुंबई में बसने वाले ये जो सारे प्रतिभाशाली लोग आए हैं, इनको भी इस कुंभ के साथ जोड़ने का प्रयास है। हर व्यक्ति कुंभ के साथ जुड़े। ये कोई केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। शायद धार्मिक अनुष्ठान उसका कोई अंग हो सकता है, पर एक सामाजिक अनुष्ठान है जो सबको साथ में लेकर और एक बलशाली भारत की निर्मिति के लिए काम करता है। मुझे खुशी है कि 2015 में जब नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ हुआ तो उसका आयोजन करने का अवसर हमको मिला। और उस अवसर में
सुभाष घई जी, हमने सबसे बड़ी बात क्या की, तो आपके हिंदी पिक्चर की एक स्टोरी हमने निकाल दी। पहले कुंभ के मेले में भाई बिछड़ते थे, लेकिन ये पहला कुंभ का मेला ऐसा हुआ कि जिसमें जितने लोग बिछड़े उन सभी को ढूंढकर उनके घर तक हमने पहुंचाया। और इसका आयोजन इतना सफलता के साथ हुआ कि अमेरिका में MIT ने इसके ऊपर शोध प्रबंध तैयार किया और उन्होंने कहा इतने करोड़ों करोड़ों लोग आने के बाद जिस प्रकार से इसको आयोजित किया जाता है वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं तो ये मानता हूं कि उसके आगे अब हमको प्रयागराज में जो कुंभ है उसमें व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, उसमें किस प्रकार से इतने बड़े आयोजन को हम लोग कर सकते हैं। ये भारत की ताकत है। 12 करोड़ लोग, ये तो दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से बड़े हैं। 12 करोड़ जनसंख्या वाले दुनिया में बहुत कम देश है, 10-12 ही देश है। तो इतने सारे लोग एक जगह जमा हो जाए और बड़े ही सफलतापूर्वक हम उसका आयोजन कर पाए, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने जीवन में निश्चित रूप से लगेगा कि इतिहास बन रहा है और हम दूर से देख रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि योगी जी हमको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग इस कुंभ का हिस्सा बने और अपने अपने माध्यम से, अपने अपनी विधाओं से हम किस प्रकार से इस कुंभ की संस्कृति को और समृद्ध बना पाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन करने के लिए। और जो सुर यहाँ से निकला है, अब वो सुर मैं ये मानता हूं कि प्रयागराज तक तो जाएगा ही, पर कुंभ के समापन तक ये सुर गूंजता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। संस्कृति कुंभ के प्रणेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय भैयाजी जोशी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस कार्यक्रम के आयोजक
माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, सम्मानीय सुभाष घई जी, संस्कृति मिमिसे के श्री वासुदेव कामत जी, संस्कार भारती से उपस्थित सम्मानीय अमृत चंद जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन श्री शेखर सेन जी, और आज इस माया नगरी से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से सभी सम्मानित महानुभाव, आप सबकी उपस्थिति और कुंभ के प्रति आप सबकी भावनाओं को देख करके मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में मैं शामिल हूं, इसकी सहमति कल सायंकाल ही मेरी बन पाई थी, और मैं सही बताऊं तो मैं मुंबई आने से थोड़ा परहेज भी करता था। वैसे ही परहेज करता था जैसे मैं बचपन में जब विद्यार्थी था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो जुड़ा था, लेकिन संतों के साथ और उनके बारे में मेरा दृष्टिकोण कुछ भिन्न था। भिन्न ये था कि मेरा ये मानना था कि ये लोग कार्य नहीं करते हैं, केवल खाते हैं और समाज के लिए कुछ करते नहीं। जब 1990-91 में मैं अपने पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था। तो हरिद्वार में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा, मैं यहाँ एक कॉलेज में पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, और क्या करते हो? मैंने कहा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं और वहां पर कार्य करता हूं। उस समय स्वदेशी जागरण का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा था, तो मैंने कहा उससे जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा, आगे क्या करना चाहते हो? तो हमने कहा, चाहते ये हैं कि वे समाज के बीच में जाकर के, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जुड़ा है, वैसे इस अभियान के साथ हम जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां मेरे पास क्यों आए? तो मैंने कहा, राम जन्मभूमि अभियान के साथ, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा मैं इसलिए जानने के लिए आया हूं कि आखिर ये आंदोलन, ये अभियान कहां तक पहुंचेगा और कहां तक सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, जब मनुष्य ठान लेता है कि उसे विजयी होना है तो अवश्य विजय होता है, और इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, यह अभियान सफल होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, मेरी योग में थोड़ी रुचि है, तो मैं चाहता हूं कुछ योग के बारे में जानना चाहता हूं। और उन्होंने कहा, ठीक है, गोरखपुर आ जाना। तो मैं जब गोरखपुर गया तो उन्होंने तब तक मेरी पूरी कुंडलिनी देख ली थी, जान ली थी। तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया है, तुम मेरा शिष्य बन जाओ।
तो मैंने कहा मैं जिस चीज से भाग रहा था उसी को और मुझे खींच रहे, मैं वहां से भाग के गोरखपुर अपने घर वापस चला गया, अपने कॉलेज में फिर पढ़ने के लिए चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर मुझे अचानक मेरे मन में भाव आए कि मुझे एक बार मिलना चाहिए जा करके। मैं जा नहीं पाया। इसी दौरान अयोध्या में ढांचा टूट चुका था। तो 1993 में एक कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम में मुरादाबाद में वे गए थे। उसी दौरान उनको कुछ हार्ट की ट्रबल हुई तो उन्हें तत्काल दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। मीडिया में आया तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनको दिल्ली एम्स में देखने के लिए गया। एम्स में जब मैं देखने के लिए गया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि भाई देखो मेरी हालत देख रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहा कि तुमने कुछ निर्णय लिया? तो मैंने कहा अच्छा आप ठीक हो जाइए, गोरखपुर आप पहुंच जाएंगे तो मैं गोरखपुर आता हूं। मैं वापस जब ये ठीक होकर के गोरखपुर गए तो मैं गोरखपुर पहुंचा। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या बात है, तो ये मानते हो कि साधु संत कुछ करते नहीं हैं, समाज के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनकी साधना केवल व्यक्तिगत है। ऐसा नहीं है। तुम्हें मैं 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं, तुम प्रातः योग संस्थान में जाया करो और दिन में तुम्हारे साथ एक सहायक मैं दे रहा हूं। तुम देखो हम लोग क्या क्या कार्य यहां पे कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सेवा के क्षेत्र में, समाज को जोड़ने के लिए क्या हम सबका योगदान है, इसको एक बार थोड़ा देख के फिर मुझसे बात करना। वास्तव में मुझे लगा कि हम अपनी इस भौतिक चक्षु से जितना देखते हैं ये मानते हैं कि संसार उतना ही है, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हम मान लेते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर के बहुत कुछ है। और जब मुझे लगा कि वास्तव में सन्यास की सार्थकता समाज के बीच में, समाज के लिए अपने आप को खपा देने में है और यह कार्य किया जा सकता है, तो फिर मैंने सहर्ष सन्यास लेना वहां स्वीकार किया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इस मार्ग पर आगे चल करके समाज जीवन के साथ जुड़ करके कैसे हम समाज जीवन के लिए, संस्कृति जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसके उन्नयन के लिए कार्य कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने आगे अपना कार्य प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि मुंबई में आकर के आज मुझे उस बात की एक बार पुनः अनुभूति हुई कि ये माया नगरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान मुंबई और यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जो रंगकर्मी हैं, उनके जो भाव हैं, उनके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी आध्यात्मिकता के लिए जो भाव है, वास्तव में उसको और प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है। कुंभ के बारे में जो भाव आप लोगों ने व्यक्त किए हैं और जो चीजें देखने को मिली, मुझे याद है 2015 में नासिक कुंभ में मैं आया था। हम लोगों का एक आश्रम है त्र्यंबकेश्वर में, और उस समय देवेंद्र जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के साथ हम लोगों ने वहां एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। उस आयोजन के अवसर पर मैं इस बात को देखता था कि कुंभ के बारे में कितनी नकारात्मकता देश और दुनिया के अंदर फैलाई जाती है। जब मैं नासिक में कुंभ के अवसर पर था तो मैंने वहां एक ग्रुप को देखा जिसने नकारात्मकता का ठेका सा ले लिया था और कई दिनों तक उनकी चल रही थी। चूंकि मुझे उस दौरान कई दिनों तक वहां रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं देख रहा था उनकी नकारात्मकता को कि कुंभ महिला विरोधी है, कुंभ दलित विरोधी है, कुंभ पर्यावरण विरोधी है, कुंभ फलाना है, कुंभ ये है।
तो मैं नासिक में पंचवटी में कालाराम मंदिर के पास रुक करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहां जितने लोग आ रहे हैं क्या इसमें किसी की जाति आप बता पाएंगे? यहां पर जितने लोग स्नान कर रहे हैं इसमें किसी की आप जाति बता पाएंगे? किसी को जाति के आधार पर, किसी को मत मजहब या संप्रदाय के आधार पर, किसी को लिंग के आधार पर, किसी को देसी विदेशी के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके उपरांत उज्जैन में जाने का मुझे अवसर मिला। उज्जैन में भी हम लोगों का स्वयं का जो आश्रम था वह क्षिप्रा के एकदम तट पर है। वहां के बारे में मैं ये बात देख रहा था कि हमारे परंपरा, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति के बारे में कितनी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास होता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर उपस्थित सुभाष द्वय को, सुभाष चंद्रा जी को भी और सुभाष घई जी को भी, जिन्होंने, आपने देखी होगी एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने 5 मिनट की ही दिखाई, लेकिन कुंभ के बारे में कितनी सकारात्मकता प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। कुंभ का आयोजन सचमुच एक धार्मिक आयोजन नहीं है। धर्म को हम लोग किसी संकीर्ण दायरे में कैद करके रख भी नहीं सकते। धर्म तो हमारे कर्तव्यों का, हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों का, हमारे जीवन के सदाचार का एक समन्वय है। हमारा मत, हमारी उपासना विधि, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम किस उपासना विधि को अपनाएं जो हमें आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग पर अग्रसर कर सके। भारत के अंदर, सनातन हिंदू धर्म के अंदर किसी के लिए कोई बाध्यकारी नहीं कि आप कौन सी उपासना विधि अपनाते हैं। मैं मानता हूं भारत के अंदर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक आप चले जाइए, कोई किसी भी परंपरा का व्यक्ति हो वह हर एक परंपरा को सम्मान करता है। न शैव का, न शाक्त का, न वैष्णव का, न तांत्रिक परंपरा का, न कि हर एक को मानता है, हर एक उसमें जाता है। आकाशवाणी के भय से कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के वध का कारण बनेगा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी स्थितियां पैदा हुई, श्री कृष्ण का जन्म होता है और वासुदेव उन्हें उठा करके लेकर के चले जाते हैं। रात्रि में सभी बेड़ियां खुलती हैं, उन्हें लेकर के यमुना पार करके गोकुल में रख जाते हैं। गोकुल से जो कन्या पैदा होती है उसको लेकर के आते हैं। पहले तो कंस इस बात से असंबित था कि जो आकाशवाणी हुई वो झूठी साबित हुई। 8वां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है, क्योंकि पुत्र को तो पहले ही वासुदेव पहुंचा चुके थे गोकुल में, नंद बाबा के घर पहुंचा चुके थे। लेकिन 8वें जो पुत्र के स्थान पर पुत्री रखी गई थी, जब कंस उसको मारने के लिए लपकता है, पटकने का प्रयास करता है, तो कहते हैं कि वह बालिका वहीं से देवीय स्वरूप में बिंदुवासिनी धाम में प्रकट होती है। और बिंदुवासिनी देवी का मंदिर भी काशी और प्रयागराज के बीच में आपको देखने को प्राप्त होगी। बहुत भव्य दर्शनीय स्थल है, देवी शक्तिपीठ है। सीतामढ़ी तो उसी के पास जहां सीता जी ने गर्भ प्रवेश किया था। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल देखने को मिलेंगे। और इसलिए मैं सभी जो भी यहां पर उपस्थित महानुभाव हैं, रंगकर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने समाज को नेतृत्व दिया है, मार्गदर्शन किया है, उन सब का आह्वान करूंगा कि आप सब पधारें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आप सबका स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
आप सबका स्वागत करने उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। अतिथि देवो भव कि उस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ करके वह सचमुच आनंदित होगी, अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी। विजुअल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो लोग इस आयोजन को देख रहे होंगे उन सबका भी मैं आह्वान करूंगा। सुभाष जी की जब मैं बात देखता हूं तो उनको मैं कई रूपों में देखता हूं। सुभाष जी एक सांसद भी हैं, जी टीवी में इनका एक शो भी आता है, उस रूप में भी बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए उसके बारे में भी। कहीं पर इनका व्यापारी कुंभ लगता है, कहीं पर कोई दूसरा कुंभ लगता है, संस्कृति कुंभ के रूप में यहां पर पहुंच गए। और मुझे कल शाम को ही मैंने निर्णय लिया कि मैं भी कार्यक्रम में जाऊंगा। नहीं तो इससे पहले था कि मुझे कुछ अन्य कार्यक्रमों में मेरी पहले से थे, तो आज सभी कल और कुछ कार्यक्रमों को कल मैंने शाम को संपन्न किया, कुछ कार्यक्रमों को यहां से जाने के बाद कल सायंकाल तक संपन्न करूंगा। लेकिन तय किया कि नहीं, इस कार्यक्रम में हम लोग अवश्य जाएंगे, क्योंकि आदरणीय भैया जी ने यहाँ कार्यक्रम दिया है, हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसी बहाने मैं आमंत्रण भी दे दूंगा सभी लोगों को। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ पर आप सबके यहाँ मंचन को देखा है। मनोज जी हमारे पुराने सहयोगी हैं और आज भी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन तब भी एक साथ मिलकर, चुनाव के दौरान भी एक साथ मिलकर काम करते थे, एक साथ। आप देखते होंगे चुनाव में जब एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसको दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरा तब भी मनोज जी के साथ वैसे ही बहुत अच्छी दोस्ताना संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, तब भी बहुत अच्छे संबंध थे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो काउंटिंग के दिन हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे। चुनाव के दौरान भी हम एक साथ, कहीं कहीं तो एक साथ निकल जाते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र के पर्व का आनंद किस रूप में लेना चाहिए, वास्तव में वह एक अवसर था और उस अवसर का लाभ हम लोगों ने देखा है। तो मनोज जी ने यहां पर, मैंने यहां पर विभिन्न हमारे
मित्रों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में माननीय सुभाष चंद्रा जी ने जी नेटवर्क के माध्यम से प्रयागराज की धरती में जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले कुंभ आयोजन को ध्यान में रखते हुए एक संस्कृति कुंभ का आयोजन यहां पर आयोजित किया था। इस माया नगरी से जुड़े हुए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, रंगकर्मी, कलाकार, संगीतकार और जीवन के रचनात्मक अभियान के साथ जुड़े हुए विभिन्न पक्षों ने इस संस्कृति कुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और उन्हें आमंत्रण देने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवाह आदरणीय भैयाजी जोशी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन सब का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने इस संस्कृति कुंभ के माध्यम से कुंभ के संदेश को इस आर्थिक राजधानी के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से क्या तैयारियां की हैं, क्या तैयारियां हमारी चल रही हैं। कुंभ का हमारा थीम क्या है, कुंभ का संदेश देश और दुनिया के लिए क्या होगा, इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को प्रयागराज की धरती पर कुंभ के इस पूर्ण आयोजन में आमंत्रित करने में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 2019 में जनवरी माह से मार्च शिवरात्रि तक होने वाले इस भव्य आयोजन में देश और दुनिया के उस प्रत्येक नागरिक को जो भारत को जानना चाहता है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को जानना चाहता है, कुंभ का आयोजन उसके लिए एक अद्भुत होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने का हो या फिर कुंभ के आयोजन को हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलने की हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए कुंभ के आयोजन को देश और दुनिया को जोड़ने और कुंभ के लिए भारत का क्या संदेश है, इस दृष्टि से क्या तैयारियां चल रही हैं, इन सब के बारे में यहाँ आज अवगत कराया गया है। मैं आप सबको भी कुंभ की तैयारी और कुंभ के आयोजन में सहभागी बनने और आप सबको भी मैं इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक सवाल ये है कि कल कई जगहों पर पूरे देश में आप लोगों ने पूरे भाषण के दौरान ये कहा कि देश में जातिगत आधार पर चीजें नहीं होंगी, लेकिन कल SC/ST के विरोध में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर बंद है, तमाम सारे संगठनों का विरोध है। आपने क्या भूमिका है, क्या राय है सर आपकी? योगी जी आपने जाना आपने कहा कि कुंभ जो है वो वहाँ पर कोई भी जातीय धर्म की बात नहीं की जाती है, सबको एक साथ में लेकर चला जाता है। ऐसे में देश एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, तो आप इसमें क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? एक तरफ जाति धर्म की बात होगी, दूसरी तरफ ऐसे चीजें चल रही हैं। देखिए, कोई जाति धर्म नहीं है। कुंभ का संदेश वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। और इसी भाव के साथ हमारी तैयारियां चल रही हैं। हर एक को सुरक्षा, हर एक का सम्मान, यह हमारी सभी सरकारें कार्य कर रही हैं और सुरक्षा और सम्मान की रक्षा
ये हमारा दायित्व भी है और उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। यहाँ कुंभ के आयोजन में आए हैं, कुंभ के सामाजिक समरसता का प्रतीक कुंभ है। हमेशा कहते रहे, आरएसएस कहता रहा कि जो एक बड़ा मुद्दा होगा जातिगत आधार नहीं होगा, लेकिन अभी हाल में देश में देखिए, एक बात निश्चित है कि वहाँ पर उस भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बीच में जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं न्यायालय शासन इसको दूर करने के लिए सब प्रकार की कोशिश करे, यही हम शासन से अपेक्षा करते हैं। वो बाधाएं जैसे दूर होगी मंदिर निर्माण प्रारंभ होगा। देखिए, ऐसी संकुचित बातों को उभारने वाले जो घटनाएं होती है उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा विरोध करता आया है। हम ऐसी बातों से सहमत नहीं है।